नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप एक बार फिर आपके सामने हूं और आज ये एक सेकेंड इंटरव्यू एपिसोड है जिसमें मैं आपके साथ हूं। इससे पहले हम लोगों ने काव्य के साथ बहुत सारा डिस्कशन किया था, जिन्हें आईटी बॉम्बे मिल रहा था, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 25 जेईई एडवांस 2022 थी। और उसी तरह आज हम कनिष्क के साथ साथ में हैं। कनिष्क की ऑल इंडिया रैंक 58 है। इन्होंने जेईई एडवांस 2022 में 58 रैंक होल्ड की है और ये भी कंप्यूटर साइंस पसंद करते हैं, कंप्यूटर साइंस में ही कैरियर चाहते हैं और इनको भी आईआईटी बॉम्बे मिलने वाला है। जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था, मैं फिर से एक बार कहूंगा कि अगर 12 लाख बच्चे देश में इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, आईआईटीज का सपना देखते हैं, तो उन 12 लाख में से 12 लाख बच्चों का सपना होता है कि आईआईटी बॉम्बे पहुंचे, कंप्यूटर साइंस मिले, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। कनिष्क भी एक भावी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करने वाले हैं। 26 तारीख को ये यहाँ से निकल रहे हैं लखनऊ शहर से और ये जाकर के आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करेंगे और अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस की जर्नी स्टार्ट करेंगे। आज कनिष्क थोड़ा सा समय निकाल करके हमारे साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं और इनको मैं सबसे पहले तो इस बात की बधाई दूंगा कि कनिष्क 58 रैंक जो है, मेरा ये मानना है कि ये रैंक 1 के बराबर है, क्योंकि रैंक 1 से रैंक 100 के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मार्क्स का नहीं होता है। 2-4 छोटे मोटे मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उससे कई रैंक ऊपर नीचे होती हैं। तो कनिष्क अंडर 100 रैंक में है और देश के कुछ बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी है उसमें उसके मेंबर हैं, उस क्लब के मेंबर है जो अंडर 100 क्लब कहलाता है, अंडर 100 रैंक क्लब कहलाता है, उसमें से हैं। तो कनिष्क मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा इस बात के लिए कि आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब ये बात एक ऐसी बात है जिसने ना सिर्फ आपको प्राउड फील कराया होगा, आपके टीचर्स को फील कराया होगा प्राउड, आपके पेरेंट्स इससे बहुत खुश होंगे, उनको बहुत प्राउड फील कराया होगा। कनिष्क मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो रिजल्ट आया ऑल इंडिया रैंक 58 अंडर 100 रैंक का जो अचीवमेंट है, आपको कैसा फील होता है? आप इस अचीवमेंट के बाद खुद को कैसा फील कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि जो मेहनत करी थी पिछले 3-4 साल से उसका अच्छा रिजल्ट मिला है। अच्छा, आपने बोला 3-4 साल, तो क्या मतलब आप 9 से ही इस बात पे फोकस थे? हाँ, 9 से मैं फोकस था कि मुझे आईटी देना है और उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। ओके, तो जब आपने 9 से अपनी स्टडी स्टार्ट की होगी, 9 से इस बात की प्लानिंग की होगी, तो 9 से पहले आपके मन में ये पहली बार कब आया था कि नहीं आपको कंप्यूटर साइंस में ही जाना है और आईआईटी में ही जाना है? मतलब आपके लिए प्रेरणा स्रोत क्या था? आपने कैसे ही आइडेंटिफाई किया कि साहब मुझे इसी फील्ड में जाना है और यही करना है? मेरे पापा ने मुझे गाइडेंस दिया था कि आईआईटी के बारे में बताया था और उससे फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे आईआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेनी है। ओके, जैसा मुझे पता है, अभी हाल में ही मुझे पता चला कि आपके पिता एक स्कूल के संचालक भी हैं, एक काफ़ी बड़ा स्कूल उरई शहर में चलाते हैं। मैं जानना चाहूँगा स्कूल का नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर एजुकेशन सेंटर। ओके, तो ये मुझे लगता है कि उरई के प्रतिष्ठित स्कूलों में एक होगा। तो आप भी उसी स्कूल से पढ़े हैं क्या? जी। अच्छा, आपने 9 to 12 स्टडी वहीं पर की है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जब आप स्टडी कर रहे थे, मतलब जब आपने 8th से 9th में कदम रखा, तो आपने कैसे प्लान किया कि मुझे आईआईटी के लिए कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है? जैसे 8th क्लास में मैं 10th क्लास की मैथ्स लगाने लगा था। वेरी गुड। और 9th में 11th की और 10th में 12th तक मेरा हो गया था बेसिक लेवल पे। हाँ। और फिर मैं एडवांस की भी क्वेश्चंस लगाने लगा और एनसीईआरटी पे बहुत फोकस किया 11th-12th की बुक्स पे। ऐसे प्रिपरेशन को पहले बढ़ाया। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है कि आप क्लास 8 में क्लास 10th और 11th के क्वेश्चन लगा रहे थे? मतलब क्या बहुत पहले से इस चीज़ की प्लानिंग आपकी थी? आप सब्जेक्ट से आगे चल रहे हैं, ये बात बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। मतलब ये बड़ी मुश्किल होता है कि क्लास 8 का बच्चा क्लास 11 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो। यहाँ तो क्लास 11th में होकर के क्लास 11 के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो क्लास 8 से क्लास 11 के क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये अचीवमेंट आपने कैसे किया? मतलब इतनी ग्रोथ आपने कैसे ली? जब 8th क्लास की बुक लगाते थे तो आसानी से लग जाती थी और काफ़ी जल्दी खत्म हो गई थी, उसके बाद बहुत टाइम था। Okay. तो फिर 9th की बुक खोली और उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। ओके, वो भी होने लगे तो फिर वो पूरी बुक कंप्लीट की। तो भाई एक बात समझने वाली है, मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब लोग समझिए कि क्लास 8 की बुक खत्म हो गई समय से पहले तो घूमे नहीं है, 9th की बुक उठा के शुरू कर दी है। 9th की खत्म हो गई तो भी घूमे नहीं है, 10th की बुक उठा के शुरू कर दी। यानी ये एक बहुत बड़ा बेस है। आप अपने टाइम की वैल्यू को इवैल्यूएट कर रहे हैं, आप अपने टाइम की वैल्यू को समझ रहे हैं और अगर आप सिलेबस से आगे चल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिलेबस से आगे चल रहे हैं तो सुस्ताने लगे, कछुए और खरगोश वाली रेस हो गई कि हम बहुत आगे दौड़ में निकल आए, एंड पॉइंट पे पहुंच गए, चलो थोड़ा सुस्ता लेते हैं, अभी तो बहुत पीछे है दूसरा। इन्होंने लगातार उस डिफरेंस को बनाए रखा और जब ये 9th और 10th में थे, जैसा कनिष्क ने भी बताया कि 11th-12th के क्वेश्चन कर चुके थे और 11th में आते आते ही एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे थे। तो ये बड़ा मतलब अच्छा अप्रोच है और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की अप्रोच आप लोग अपना सकते हैं तो जरूर अपनाइए। अच्छा, अभी आपने बोला कि आपने एनसीईआरटी पे बहुत फोकस किया, तो आपको क्या लगता है, क्या एनसीईआरटी पे फोकस करने से हमारे लिए मेंस और एडवांस की जर्नी आसान हो जाती है? एनसीईआरटी मेंस के लिए तो बहुत ज़रूरी है। उस मेंस में केमिस्ट्री जो आता है वो
कम्प्लीटली एनसीईआरटी से आता है, ओके तो उसके बिना तो उसमें फुल मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल नहीं है। ओके। अच्छा, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी हो गया, फिजिक्स और मैथ्स? फिजिक्स और मैथ्स स्टार्टिंग में एक बार जब स्टार्ट करना है तब एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो फिर हाई लेवल पे जाना ही पड़ेगा। अच्छा, आपने कुछ खास किताबें रेफर की, कोई रेफरेंस बुक इस्तेमाल की, कोई फॉरेन ऑथर से इस्तेमाल किए? ज़्यादा बुक्स तो मैंने पढ़ी नहीं, जो कोचिंग का शीट मटेरियल था वो पूरा कंप्लीट किया, ओके ओके। उस पर ज़्यादा फोकस किया। अच्छा, ग्रेविटी के जो मॉड्यूल्स आपको मिले उसने आपकी क्या हेल्प की? उसने काफ़ी अच्छी हेल्प करी, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते थे उनका लेवल काफ़ी अच्छा होता था, एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी होते थे, मेंस लेवल भी होते थे, एडवांस से ऊपर के लेवल पे भी होते थे। ओके। और जो टेस्ट सीरीज भी थी उससे काफ़ी फायदा हुआ, हर वीक टेस्ट सीरीज होती थी, तो उसमें टेस्ट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते थे, एडवांस से भी टफ टेस्ट हुए काफ़ी। ओके ओके ओके। अच्छा, मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी तो ये जर्नी की शुरुआत है, अभी तो पहला कदम है कि हम आईआईटी बॉम्बे पहुँच रहे हैं, फिर 4 साल की जर्नी चलेगी, हम आईआईटी बॉम्बे से बीटेक पूरा करेंगे, क्या उसके बाद एमटेक की प्लानिंग है? नहीं, अभी तो ऐसा सोचा नहीं है। ओके, वो बीटेक कंप्लीट करते करते आप तय करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। अच्छा, कैरियर के लिए क्या प्लान किया है कि जब मेरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी फॉरेन कंपनीज ज्वाइन करूंगा, विदेश चला जाऊंगा, या देश में रुक करके देश के लिए कुछ करूंगा, या जॉब करूंगा, या अपना कोई सेल्फ स्टार्टअप करूंगा, या एंटरप्रेन्योर बनूंगा, क्या सोचा है आपने? सर अभी तो मैक्सिमम चांसेस एंटरप्रेन्योर की ही हैं, और लेकिन जो भी करूँगा वो इंडिया में ही करूँगा। वेरी गुड। मतलब इस बात के लिए मैं जरूर तालियां बजाना चाहूंगा कि ये सोच अगर आज के युवाओं में है तो देश का भविष्य सुरक्षित है। अगर कनिष्क जैसे लोग जो इतने ब्रिलियंट हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर ये सोचते हैं कि मैं अपना बीटेक कर लेने के बाद एक एंटरप्रेन्योर की तरह शुरुआत करूंगा, देश में रोजगार पैदा करूंगा, देश की फाइनेंशियल जो ग्रोथ है उसमें अपना योगदान दूंगा, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। और इस सोच के लिए आप भी बधाई के पात्र हैं, और मुझे लगता है आपके माँ बाप भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे का जो चरित्र है इसका निर्माण माँ बाप से होता है, माँ बाप के दिखाए रास्ते से होता है, माँ बाप के सिखाए हुए सीख से होता है। तो मुझे लगता है वो भी इस बात के लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। अच्छा कनिष्क, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब हम स्टडी करते हैं, अभी जैसे कोविड रहा, बहुत लंबा समय कोविड का गुजरा, 9th-10th हमारा कोविड में ही चला गया, 11th का भी कुछ हिस्सा हमारा कोविड में चला गया, सारी पढ़ाई ऑनलाइन रही, ऑनलाइन पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें भी आती रही। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं साहब हमारा बच्चा ऑनलाइन में इतना लेजी हो गया है कि पढ़ने को नहीं तैयार है, हमारे बच्चे की राइटिंग हैबिट खत्म हो गई है, हमारा बच्चा सोफा पे ही लेट करके क्लास अटेंड करेगा, वो सीट पे बैठना ही नहीं चाहता है। तो ये जो कोविड पीरियड रहा, इसमें आपकी स्टडी जर्नी कैसी रही? शुरू में तो काफ़ी टफ लगता था, क्योंकि टीचर से कनेक्ट नहीं हो पाते थे ज़्यादा, राइट। लेकिन फिर उसके बाद जब थोड़ा टाइम हो गया तो लगा कि अब तो ऑनलाइन ही चलेगा काफ़ी टाइम तक जी। तो फिर टीचर्स को फ़ोन पे डाउट्स पूछने लगे, और उसके बाद फिर सब आसान हो गया था, ऑनलाइन ऑफलाइन से भी बेटर हो गया था, क्योंकि उसमें टाइम बचता था काफ़ी। ओके ओके। मतलब कनिष्क के इस पहलू को समझने की जरूरत है। जैसे कई लोगों के मन में ये बात रहती है वहम के तौर पे कि केवल ऑनलाइन पढ़ेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए कनिष्क ने इस बात को प्रूव भी किया है, ये जो 58 रैंक है ये उसी कोविड पीरियड से निकल करके आए बच्चे कनिष्क की है, और इन्होंने अभी आपके सामने शेयर भी किया कि अगर हम अपने टीचर से कनेक्ट हैं, अगर हम अपने टीचर से डिस्कशंस कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बेहतर चीज हो जाती है। और ऑनलाइन में चूंकि हमारे ट्रैवल टाइम बच जाता है, आने जाने का समय बच जाता है, ऑफलाइन में खर्च होने वाला जो एक्स्ट्रा टाइम है वो बच जाता है, वो टाइम पढ़ाई में यूज होता है, तो रिजल्ट अच्छा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन में अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तो कहीं ना कहीं हम गलत कह रहे हैं, हम मेहनत करने को नहीं तैयार थे, इस वजह से ऐसा हुआ। इट मीन्स ऑनलाइन बेटर रहा। मगर अगर आपको ये ऑनलाइन पीरियड नहीं मिलता, ये कोविड पीरियड नहीं मिलता, पूरा पीरियड आपको ऑफलाइन ही मिलता, तो क्या कुछ और इंप्रूवमेंट हो सकता था? नहीं, ऐसे ही मतलब होता, क्योंकि जब ऑफलाइन होता तो पता होता कि ऑफलाइन ही है, तो फिर उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। ओके, मतलब मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल सा था कि अगर हम ऑनलाइन ऑफलाइन को कंपेयर करें तो आप दोनों में से किसको भारी किसको हल्का मानेंगे, या आप दोनों को बराबर मानेंगे? अगर डेडिकेशन हो तो फिर तो दोनों ही बराबर है। ओके, मतलब हाँ, ऑनलाइन में टाइम बचता है, उसका ये फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। मगर ऑनलाइन में जैसे कई बार ऐसा होता है कि डाउट पूछने को लेकर प्रॉब्लम रहती है, या डाउट नहीं पूछ पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्या आपने फेस की, ऐसा हुआ आपके साथ? शुरू में दिक्कत आता था, मतलब दिक्कत होता था, सर से पूछने में लगता था कि नहीं पूछें, लेकिन फिर जब पूछना स्टार्ट कर दिया, फिर टीचर्स भी अच्छे थे, हमेशा बता देते थे, सपोर्ट मिलता था, कभी भी फोन करते तो उठा लेते थे। ओके, उसके बाद फिर आसान हो गया। ओके। अच्छा एक चीज और, जब हम अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है। हमारे अंदर ये बात आती है कि नहीं साहब हम तो बड़े होकर एक्टर बनेंगे, हम सिंगर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम लॉयर बनेंगे, हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे, हम एनडीए में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे। आपको आईआईटी की तरफ जाने की प्रेरणा कैसे मिली? पापा से ही मिली थी, क्योंकि पापा भी इंजीनियर थे। अच्छा, मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये आपके यहाँ अनुवांशिक भी है?
पापा इंजीनियर थे, वो गुण आप में आए और पापा ने आपको मोटिवेट भी किया, तो आपने उस दिशा में अपनी प्लानिंग की। तो ऐसा कभी नहीं लगा आपको कि नहीं हमें आईआईटी में नहीं जाना है, या मेरा ऐसा फोर्टे नहीं, हम कुछ और करना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा वही उसमें ही फिर इंटरेस्ट आने लगा था। अच्छा, इंटरेस्ट आपका डेवलप हो गया, इसलिए आपने इसको अपना, मतलब कुल मिला के आपके पिता आपके लिए मेन प्रेरणा स्रोत थे, मुख्य प्रेरणा स्रोत थे, जिन्होंने आपको इस बात के लिए तैयार किया कि आप आईटी की तरफ जाएं, राइट। अच्छा, एक चीज और, मान लीजिए अगर अभी आपके सामने 20 ऐसे बच्चे बैठे हों जो अगले साल आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, वो क्या करें? कि जो उनके टीचर्स कह रहे हैं पहले तो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उसमें मतलब कुछ भी छोड़े ना, जो टीचर्स कह रहे हैं होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करें, और जो भी डाउट्स क्लास में आए वो टीचर से बिना शर्म के पूछें। हाँ, मतलब शर्म नहीं करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ हाँ, मतलब पढ़ाई में बेशर्म होने की बात हो रही है दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, बेशर्मी की बात हो जरूर रही है, मगर पढ़ाई को लेके हो रही है। आप पढ़ाई में बेशर्म होइए, मतलब आपको हिचक नहीं होनी चाहिए, आपको अपना डाउट कहने और पूछने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप खुल के अपनी कमियों पे डिस्कस करें, क्योंकि अगर एक बीमार अपनी बीमारी के बारे में सही से डॉक्टर को बताएगा तो डॉक्टर दवा भी ठीक तरीके से दे पाएगा। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कनिष्क। अच्छा कनिष्क, एक चीज और, जो आपका पूरा अब तक का स्टडी जर्नी रहा है, इस स्टडी जर्नी में जो दिन का टाइम टेबल आप मैनेज करते थे, ये कैसे मैनेज होता था? मैं थोड़ा रात में ज़्यादा पढ़ने का आदत था मेरा। ओके। तो मैं 2 बजे तक आसपास पढ़ता रहता था। ओके। और फिर 8-9 बजे उठता था, शाम को क्लासेस रहती थी। ओके। 6 घंटे के ओके। आसपास। ओके। फिर उसके बाद क्लास के बाद 1-2 घंटे का ब्रेक लिया। हाँ। और उसके बाद फिर उसका होमवर्क कंप्लीट किया रात को। ओके। ओके। तो रात में 2 बजे तक जब आप जग के पढ़ते थे, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं घर में एक ऐसा सदस्य होता है, माँ, जो बच्चे को रात में 2 बजे तक जगते हुए पढ़ते हुए देखती हैं, तो उसकी चिंता में जागती भी है साथ में। कभी नींद आ रही है तो बढ़िया सा शरबत बना के ला के रख दिया, ठंडा दूध ला के रख दिया गर्मियों में, सर्दियों में गर्म दूध ला के रख दिया बॉर्नविटा के साथ। तो माँ का योगदान भी बहुत रहा होगा आपके जागने में। हाँ, मम्मी पापा दोनों ही जागते रहते थे मेरे साथ। हाँ, मतलब आपकी 58वीं रैंक जो है वो आपकी मदर की भी है और आपके फादर की भी है। बिल्कुल ठीक। तो देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पेरेंट्स का केवल प्रेशर डाल देना बच्चे पे कि नहीं साहब आप इंजीनियर बनना है आपको, आप घंटों पढ़िए, ये कह देने से काम नहीं बनने वाला है। माँ बाप का जो सेक्रीफाइस है, माँ बाप का जो योगदान है बच्चे की पढ़ाई में, ये भी बहुत मायने रखता है। आज कनिष्क जिस जगह पर खड़े हैं, कनिष्क खुद इस बात को कह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स का सपोर्ट इसमें बहुत ज्यादा रहा है। अच्छा कनिष्क, एक चीज और, जैसे 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। किसी का फिजिक्स अच्छा है, किसी का केमिस्ट्री अच्छा है, किसी का मैथ अच्छा है, किसी के 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं, किसी के हो सकता है 3 सब्जेक्ट अच्छे हों, और ऐसे भी बच्चे होंगे जिसके 3 सब्जेक्ट एवरेज होंगे। तो आप सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करने के लिए सलाह देंगे बच्चों को? आप बच्चों से क्या कहेंगे कि वो टाइम टेबल कैसे बनाएं? मॉर्निंग का टाइम ज्यादा यूज करें, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं टाइम टेबल बनाइए, सुबह आप जब सो के उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, एनर्जी ज्यादा होती है, पढ़िए। मगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नाइट स्टडी पसंद आती है, बहुत से बच्चे हैं जिनका आफ्टरनून में फोकस बहुत ज्यादा रहता है। तो जो बच्चे इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको मतलब वो टाइम टेबल कैसे डिफाइन करेंगे जो आपका था, और आपने उस टाइम टेबल का बेस्ट बेनिफिट कैसे निकाला? क्या टाइम टेबल एक्चुअली होना चाहिए? जहाँ तक मॉर्निंग और नाइट की बात है, तो वो जो स्टूडेंट है वो खुद अपने आप डिसाइड करे कि उसे कब ज़्यादा मन लग रहा है पढ़ने में। ओके। मेरा मन जैसे रात में ज़्यादा पढ़ने का करता था, तब क्योंकि शांति भी रहती थी काफ़ी। और मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि मैथ्स को 1/3 से थोड़ा ज़्यादा दें, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जी। और केमिस्ट्री को वही 1/3 से थोड़ा कम दे सकते हैं। ओके। फिजिक्स को 1/3। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं 3 से 4 घंटे बैठ के पढ़ पाता हूँ एक बार में, इससे ज़्यादा मैं पढ़ ही नहीं पाता, या मैं 2 घंटे किताब खोलता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। तो जनरली क्या होता है कि जो आमतौर पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में होता है कि जो टॉपर्स, जैसे कि आप जैसे टॉपर्स जो हैं ये 12-12 घंटे पढ़ते होंगे, 14-14 घंटे पढ़ते होंगे, क्या ऐसा है? नहीं, मैं तो काफ़ी कम पढ़ता था। जैसे जो क्लासेस होती थी वो तो पूरी करता था, लेकिन उसके बाद फिर मैक्सिमम 4-5 घंटे सेल्फ स्टडीज था। ओके। तो 4-5 घंटे की स्टडी में इतनी अच्छी रैंक को मैनेज कर लेना, ये कैसे मैनेज पॉसिबल हुआ? वो इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट कि कितने घंटे पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट है कि जितने टाइम पढ़ रहे हैं उतना कितना फोकस से पढ़ रहे हैं। ओके, इसका मतलब फोकस स्टडी, डेडिकेटेड स्टडी चाहिए और स्मार्ट स्टडी चाहिए, राइट? हाँ, तो मेहनत मतलब ये नहीं है कि आप 8 घंटे किताब खोल के बैठे हो, पढ़ा कुछ नहीं है। आप 3 घंटे के लिए किताब खोलिए, मगर पूरे फोकस के साथ खोलिए और पढ़िए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, और ये तनिष्क का सजेशन आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि टाइम भले ही कम हो मगर क्वालिटी टाइम हो, फोकस टाइम हो। ठीक है तनिष्क, ये कनिष्क यही बात आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा कनिष्क, एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, जनरल डिस्कशन में होता क्या है कि जब बच्चे इस तरह की तैयारी शुरू करते हैं
तो कहीं ना कहीं बैकलॉग की प्रॉब्लम आती है, बैकलॉग परेशान करता है। और बैकलॉग जब एक बार क्रिएट हो जाता है तो बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, वो बैकलॉग में उलझ जाते हैं और अपनी करंट पेस से पीछे हो जाते हैं। तो बैकलॉग क्या आपके साथ भी होता रहा, और अगर हुआ तो आपने उसको कैसे मैनेज किया, या बच्चों को कैसे मैनेज करना चाहिए? वैसे तो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि होमवर्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है तो, लेकिन जो करंट चल रहा है उसको तो सबसे पहले करना है, फिर उसके बाद जैसे होमवर्क किसी ने जल्दी हो गया तो फिर बैकलॉग उस दिन कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन करंट वाला पहले करना है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जैसे कोई चीज बैकलॉग हो जाती है तो मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि कोई अधूरी पड़ी चीज हमको ज्यादा परेशान करती है, पूरी हो जाने वाली चीज कम परेशान करती है। जैसे कोई काम हमारा आधा छूट जाए तो वो लगातार दिमाग पे हैमर करता रहता है कि बाकी है, करना है। तो जब बैकलॉग हो जाता है, और बैकलॉग भी करना होता है, और रोज के रोज क्लास में नई चीजें पढ़ाई जा रही है वो भी करनी होती हैं, तो बैकलॉग और वो जो करंट स्टडी है दोनों का पेस कैसे मैनेज करते हैं? जो करंट चल रहा है उसको तो करना ही है। हाँ। और फिर बैकलॉग के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि उसके बारे में सोचेंगे तो फिर जो करंट में चल रहा है वो भी बैकलॉग बन जाएगा, ऐसे फिर बिल्ड होता जाएगा वो। जी। जब भी टाइम मिले फिर बैकलॉग तब करना है। ओके, मतलब बैकलॉग को चिंता का विषय न बनने दें, ये दिमाग में रखें कि उसे करना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एग्जाम से जुड़ा हुआ है, मगर उसको लेके अपनी करंट पेस नहीं डिस्टर्ब करनी है, करंट पेस को बनाए रखना है। और बैकलॉग जब जब समय मिले, या हम टाइम टेबल में अपने उसके लिए अलग समय बना लें और उस पर बैठ के करें, और उसके बारे में सोचें कम। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कनिष्ठ ने जो आपसे शेयर की है, आपको इसे नोट करना चाहिए। और अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज इस वीडियो को डाउनलोड जरूर करिएगा और उसको बार बार देखिएगा, क्योंकि जो कनिष्ठ ने अचीव किया है वो अचीव आप भी कर सकते हैं, अगर कनिष्ठ जैसा पेन लेने को आप तैयार हो। अच्छा कनिष्ठ, एक चीज और, जनरली होता यह है कि बच्चे की जो सक्सेस होती है इसमें पेरेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑब्वियसली क्योंकि हमारी जो जरूरतें हैं वो माता पिता पूरी करते हैं, हमारा जो मॉरल बूस्टअप है वो पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से ज्यादा क्लोज हमारे कोई नहीं होता। तो आपकी स्टडी में आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा? पेरेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो ये रहा, जब टेस्ट में नंबर कम आते थे तो डिमोटिवेट हो जाता था मैं, तब मोटिवेशन चाहिए होता था, तो तब पेरेंट्स काफी मोटिवेट करते थे, अगले टेस्ट में फिर अच्छा हमेशा टारगेट करते थे। ओके, तो मोटिवेट करने के लिए क्या होता था? घर में आपके लिए रसगुल्ला आता था, या आपको कहीं घुमाने ले जाया जाता था, या चलो अच्छा तुमको आज मूवी दिखा के लाते, मतलब कैसे मोटिवेट करते थे? ये तो घर में मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे। हाँ। और पेरेंट्स ज्यादा मतलब बोले ना बच्चे को कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। हाँ, मतलब बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मनोवैज्ञानिक पक्ष है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर बच्चा कहीं पे लो परफॉर्म भी कर रहा है तो वो आपके सपोर्ट की डिमांड कर रहा है। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ उसके साथ खड़े होंगे, आप उसके मॉरल को बूस्टअप करेंगे, आप उसके कंधे पे हाथ रख के ये कहते हैं कि भाई कम नंबर आ गए, कोई बात नहीं है, आप अगले टेस्ट में ट्राई करो, अच्छे नंबर आएंगे, कोई चिंता की बात नहीं, और अगले में भी कम आते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, उसके बाद अच्छे आ जाएंगे। जब ये अप्रोच पेरेंट्स का होगा तो कनिष्ठ जैसे बच्चे जरूर होंगे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कनिष्ठ सुन करके। अच्छा कनिष्ठ, मैं एक चीज चाहूंगा, आज इत्तेफाक से आपके मम्मी पापा भी यहाँ अवेलेबल हैं, तो मैं उनसे भी एक बार अपने दर्शकों को मिलवाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपकी मम्मी को इनवाइट करना चाहूंगा। मैम प्लीज एक बार आइए और आकर के हमारे दर्शकों से कुछ बातचीत करिए। आइए एक बार मैम प्लीज। स्वागत है मैम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और थोड़ा सा पास आ जाइए मैम ताकि हमारे दर्शक आपको देख सके। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। देखिए, हर माँ का सपना होता है कि कनिष्ठ जैसा बच्चा उनके पास हो, जो उनके ड्रीम्स को पूरा करे, उनको अचीव कराए, उनको प्राउड फील कराए। तो कनिष्ठ ने वो काम तो बखूबी किया। मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप बाकी माओं को आप क्या सलाह देंगी कि बच्चों की परवरिश कैसे करें कि उनके बच्चे भी कनिष्ठ हो सकें? बहुत सारी माएँ हैं, ये सुनना चाहेंगी, जरूर सुनना चाहेंगी कि आपने कनिष्ठ को कैसे पाला, आपने कनिष्ठ के लिए क्या सोच अपने मन में रखी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बोली हुई हर बात हर उस माँ को प्रेरित करेगी और वो भी अपने बच्चों को उस तरीके से पाल पोस पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि इस पर जरूर कुछ आप अपनी तरफ से कहिए। जी, समय समय पे टाइम पे नाश्ता खाना, इसका ध्यान देना बस बच्चों को। जी देखिए, बड़ी सीधी सरल माँ है कनिष्ठ की, कि माँ मतलब तनिष्क की, आपने देखा होगा कि माँ कनिष्ठ की बहुत बहुत सरल है, बहुत सरल स्वभाव है, एक आम भारतीय गृहिणी की तरह है, मगर माँ ही होती है, ये बात बिल्कुल सच है। माँ का जो मनोबल है वो बच्चों के मनोबल को बढ़ाता है, माँ का प्यार, माँ का अपनापन बच्चों को आगे बढ़ाता है, बच्चों को वो मॉरल देता है जो उन्हें चाहिए होता है, दुनिया से लड़ने की ताकत, बीमारियों से लड़ने की ताकत, आगे बढ़ने की ताकत, एक अच्छे कैरियर को पाने की ताकत, ये सब उसी माँ के सीख से, माँ के प्यार से, अपनेपन से, अपनत्व से बनती हैं।
तो मैम मैं फिर से आपको धन्यवाद दूंगा, आपने अपना कीमती समय निकाला, कनिष्क के साथ आप यहाँ आए। मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा मैम कनिष्क के इस रिजल्ट के लिए। और कनिष्क, मैं चाहूंगा कि अब मैं आपके पापा से एक बार बात करूं। नमस्कार सर। सबसे पहले आपको बधाई, कनिष्क का जो ये परफॉर्मेंस है, रैंक 58, ऑल इंडिया रैंक 58, जेईई एडवांस 2022, ये एक ड्रीम रैंक है। मतलब ऐसा मुझे लगता नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई भी माँ बाप होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा ऐसा परफॉर्म करे। तो आपकी क्या फीलिंग है इस रिजल्ट को लेकर के? रिजल्ट को लेकर तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है। एक्चुअली अंडर 100 रैंक तो सोच रखा था काफ़ी पहले से, मेरा भी सपना था और बच्चे का भी सपना था जी। तो सपना पूरा होता है तो खुशी तो होती, बिल्कुल खुशी होती है। अच्छा, मैंने जैसे सुना, अभी मुझे हाल में ही पता चला कि आप अपना एक स्कूल भी संचालित करते हैं, तो बाई कैरेक्टर भी आप एक टीचर हैं। जी जी। तो उस टीचर का घर में क्या रोल था? मतलब स्कूल में तो आप टीचर थे, क्या घर में भी आप टीचर ही थे या पिता भी थे? घर में दोनों ही थे। दोनों ही थे। जी, टीच भी किया और पिता का रोल तो निभाना ही था। अच्छा, एक चीज कनिष्क तुमसे पूछूंगा, हालांकि पापा बगल में खड़े, पूछना नहीं चाहिए, फिर भी पूछूंगा, मम्मी ज्यादा प्यारी है, पापा ज्यादा प्यारे हैं? दोनों ही। दोनों। देखिए, ये बड़ा पॉलिटिकल सवाल है। हम लोगों ने पिछली बार पूछा था, जब पूछा था तो काव्य ने भी बहुत मुस्कुराते हुए धीमे से बोला था दोनों बहुत प्यारे हैं, और कनिष्क का भी यही जवाब है कि दोनों ही बहुत प्यारे हैं। मैं नहीं, ये बात तो बिल्कुल सच है कि दोनों प्यारे हैं, मगर मम्मी से क्या होता है, मन की बात ज्यादा हो जाती है, पापा से थोड़ी कम होती है। तो सर, क्या ये आपसे अपनी बात खुल के शेयर कर पाते थे या आपसे भी कुछ कहने में डरते दबते थे? जी, खुल के तो नहीं कर पाते, सिर्फ मम्मी से ही करते थे। अच्छा, मतलब आप सख्त ज्यादा हैं घर पे क्या? सख्त तो नहीं है खैर, ज़्यादातर बातें कर लेते थे, लेकिन कुछ बातें फिर भी खाने पीने से हाँ, वो माँ से ज्यादा होती है। अच्छा, कनिष्क कभी ऐसा हुआ है कि घर में पढ़ते पढ़ते डिमोरलाइज हो गए, थकने लगे, बोर होने लगे, तो पापा से जिद कर ली कि नहीं घुमाने ले चलो? ऐसा तो नहीं किया। ऐसा कभी नहीं किया? मन भी नहीं हुआ कभी? हुआ होगा। डिमोरलाइज तो हुआ, लेकिन ऐसे घूमने का मन तो नहीं किया। अच्छा, घूमने का मन नहीं किया। और अगर किया, कभी किया? नहीं, कभी नहीं किया। तो आप घूमना पसंद ही नहीं करते थे? ज़्यादा तो पसंद नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।